दोस्तों नमस्कार। आज सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का 24वां भाग यानी 24वां एपिसोड यानी 24वां वीडियो। इस वीडियो में इस आत्मकथा के 5वें भाग का उल्लेख किया जाएगा और इस 5वें भाग के पहला अध्याय है पहला अनुभव। मेरे स्वदेश आने के पहले जो लोग फिनिक्स से लौटने वाले थे वह यहाँ आ पहुँचे थे। अनुमान यह था कि मैं उनसे पहले पहुँचूँगा, लेकिन लड़ाई के कारण मुझे लंदन में रुकना पड़ा। अतएव मेरे सामने प्रश्न यह था कि फिनिक्स वासियों को कहाँ रखा जाए। मेरी अभिलाषा भी एक साथ ही रह सकें और फिनिक्स आश्रम का जीवन बिता सकें। मैं किसी आश्रम संचालक से परिचित नहीं था जिससे साथियों को उनके यहाँ जाने के लिए लिख सकूं। अतएव मैंने उन्हें लिखा कि वह एंड्रूज से मिलें और वह जैसी सलाह दें वैसा करें। पहले उन्हें कांगड़ी गुरुकुल में रखा गया, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनको अपने ही बच्चों की तरह रखा। इसके बाद उन्हें शांति निकेतन में रखा गया। वहाँ कविवर ने और उनके समाज ने उन्हें वैसे ही प्रेम से नहलाया। इन दो स्थानों में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वह उनके और मेरे लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। कविवर श्रद्धानंद जी और सुशील रुद्र को मैं एंड्रूज की त्रिमूर्ति मानता था। दक्षिण अफ्रीका में वे इन तीनों की प्रशंसा करते कभी थकते ना थे। दक्षिण अफ्रीका के हमारे स्नेह सम्मेलन के अनेकानेक स्मरणों में यह तो मेरी आंखों के करता है कि इन तीन महापुरुषों के नाम उनके हृदय में और होठों पर सदा ही बने रहते थे। एंड्रूज ने मेरे फिनिक्स कुटुंब को सुशील रुद्र के पास ही रख दिया था। रुद्र का अपना कोई आश्रम न था, केवल घर था, पर उस घर का कब्जा उन्होंने मेरे कुटुंब को सौंप दिया था। उनके लड़के लड़की एक ही दिन में इनके साथ ऐसे घुल मिल गए थे कि ये लोग फिनिक्स की याद बिल्कुल भूल गए। मैं बम्बई के बंदरगाह पर उतरा, तभी मुझे पता चला कि उस समय यह परिवार शांति निकेतन में था। इसलिए गोखले से मिलने के बाद मैं वहां जाने को अधीर हो गया। बम्बई में सम्मान पाकर सम्मान स्वीकार करते समय ही मुझे एक छोटा सा सत्याग्रह करना पड़ता था। मेरे सम्मान में मिस्टर पीटीट के यहाँ एक सभा रखी गई थी। उससे तो मैं गुजराती में जवाब देने की हिम्मत न कर सका। उस महल में मैं और आँखों को चौंधियाँ देने वाले उस ठाट बाट के बीच गिरमटियों की सोहबत में रहा हुआ मैं अपने आप को देहा जैसा लगा। आज की मेरी पोशाक की तुलना में उस समय पहना हुआ अंगरखा, साफा आदि अपेक्षाकृत सभ्य पोशाक कही जा सकती है। फिर भी मैं उस अलंकृत समाज में अलग ही छिटका पड़ता था। लेकिन वहाँ तो जैसे तैसे मैंने अपना काम निभाया और सर फिरोज शाह मेहता की गोद में आसरा लिया। गुजरातियों की सभा तो थी। स्वर्गीय उत्तम लाल त्रिवेदी ने इस सभा का आयोजन किया था। मैंने इस सभा के बारे में पहले से कुछ बातें जान ली थी। मिस्टर जिन्ना भी गुजराती के नाते इस सभा में हाजिर थे। वह सभापति थे तथा मुख्य वक्ता। यह मैं भूल गया हूँ, पर उन्होंने अपना छोटा और मीठा भाषण अंग्रेजी में किया। मुझे धुंधला सा स्मरण है कि दूसरे भाषण भी अधिकतर अंग्रेजी में ही हुए। सब मेरे बोलने का समय आया। जब मेरे बोलने का समय आया तो मैंने उत्तर गुजराती में दिया और गुजराती तथा हिंदुस्तानी के प्रति अपना पक्षपात कुछ ही शब्दों में व्यक्त करके मैंने गुजरातियों की सभा में अंग्रेजी के उपयोग के विरुद्ध अपना नम्र विरोध प्रदर्शित किया। मेरे मन में अपने इस कार्य के लिए संकोच तो था ही, मेरे मन में यह शंका बनी रही कि लंबी अवधि की अनुपस्थिति के बाद विदेश से वापस आया हुआ अनुभवहीन मनुष्य प्रचलित प्रवाह के विरुद्ध चले, इसमें अविवेक तो नहीं माना जाएगा। पर मैंने गुजराती में उत्तर देने की जो हिम्मत की उसका किसी ने उल्टा अर्थ नहीं लगाया और सबने मेरा विरोध सहन कर लिया। यह देखकर मुझे खुशी हुई और इस सभा के अनुभव से मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि अपने नए जान पड़ने वाले दूसरे विचारों को जनता के सम्मुख रखने में मुझे कठिनाई नहीं पड़ेगी। यूँ मुंबई में 2 दिन रहकर और आरंभिक अनुभव लेकर मैं गोखले की आज्ञा से पूना गया। गोखले के साथ पूना में मेरे मुंबई पहुंचते ही गोखले ने मुझे खबर दी थी, गवर्नर आपसे मिलना चाहते हैं, तो पूना आने के पहले उनसे मिल लेना उचित होगा। इसलिए मैं उनसे मिलने गया।
साधारण बातचीत के बाद उन्होंने कहा, मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सरकार के बारे में आप कोई भी कदम उठाएं, उसके पहले मुझसे मिलकर बात कर लिया करें। मैंने जवाब दिया, यह वचन देना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि सत्याग्रही के नाते मेरा यह नियम ही है कि किसी के विरुद्ध कोई कदम उठाना हो तो पहले उसका दृष्टिकोण उसी से समझ लूँ, और जिस हद तक उसके अनुकूल होना संभव हो उस हद तक अनुकूल हो जाऊँ। दक्षिण अफ्रीका में मैंने सदा इस नियम का पालन किया है और यहाँ भी वैसा ही करने वाला हूँ। लॉर्ड विलिंगडन ने आभार माना और कहा, आप जब मिलना चाहेंगे मुझसे तुरंत मिल सकेंगे और आप देखेंगे कि सरकार जानबूझकर कोई बुरा काम नहीं करना चाहती। मैंने जवाब दिया, यह विश्वास ही तो मेरा सहारा है। मैं पूना पहुंचा। गोखले की तीव्र इच्छा थी कि मैं सोसाइटी में सम्मिलित हो जाऊं। मेरी इच्छा तो थी, किंतु सोसाइटी के सदस्यों को ऐसा लगा कि सोसाइटी के आदर्श और काम करने की रीति मुझसे भिन्न है, इसलिए मुझे सदस्य बनना चाहिए या नहीं, इस बारे में उनके मन में शंका थी। गोखले को विश्वास था कि मुझमें अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने का जितना आग्रह है, उतना ही दूसरों के आदर्शों के निवाह लेने का और उनके साथ घुल मिल जाने का भी मेरा स्वभाव है। मैंने अपने विचार गोखले को बता दिए थे। मैं सोसाइटी का सदस्य बनूं चाहे ना बनूं, तो भी मुझे एक आश्रम खोलकर उसमें फिनिक्स के साथियों को रखना और खुद वहां बैठ जाना है, इस विश्वास के कारण कि गुजराती होने से मेरे पास गुजरात की सेवा के जरिए देश की सेवा करने की पूंजी अधिक होनी चाहिए। मैं गुजरात में ही कहाँ स्थिर होना चाहता हूँ। गोखले के वे विचार पसंद पड़े थे, इसलिए उन्होंने कहा, आप अवश्य ऐसा करें। सदस्यों के साथ की बातचीत का जो भी परिणाम आए, पर यह निश्चित है कि आपको आश्रम के लिए पैसा मुझी से लेना है, उसे मैं अपना ही आश्रम समझूंगा। मेरा हृदय फूल उठा। मैं यह सोचकर बहुत खुश हुआ कि मुझे पैसा उगाहने के धंधे से मुक्ति मिल गई और यह कि अब मुझे अपनी जवाबदारी पर नहीं चलना पड़ेगा, बल्कि हर परेशानी के समय रास्ता दिखाने वाला कोई होगा। इस विश्वास के कारण मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सिर का बड़ा बोझ उतर गया हो। गोखले ने स्वर्गीय डॉक्टर देव को बुलाकर कह दिया, गांधी का खाता अपने यहाँ खोल लीजिए और इन्हें आश्रम के लिए तथा अपने सार्वजनिक कार्यों के लिए जितनी रकम की ज़रूरत हो आप देते रहिए। अब मैं पूना छोड़कर शांति निकेतन जाने की तैयारी कर रहा था। अंतिम रात को गोखले ने मुझे रुचने वाली एक दावत दी और इसमें खास मित्रों को न्योता। इसमें उन्होंने जो चीज़ें मैं खाता था उन्हीं का, अर्थात सूखे और ताज़े फलों का के आहार का ही प्रबंध किया था। दावत की जगह उनके कमरे से कुछ ही कदम दूर थी, पर उसमें भी सम्मिलित होने की उनकी हालत न थी, लेकिन उनका प्रेम उन्हें दूर कैसे रहने देता। उन्होंने आने का आग्रह किया, वह आए भी, पर उन्हें मूर्छा आ गई और वापस जाना पड़ा। उनकी ऐसी हालत जब तब हो जाया करती थी, अतएव उन्होंने संदेशा भेजा कि दावत जारी ही रहनी है। पर गोखले की यह मूर्छा मेरे जीवन के लिए साधारण अनुभव बनकर रहने वाली ना थी। क्या वह धमकी थी? अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी और दूसरे कुटुंबों से मिलने के लिए मुझे मुंबई से राजकोट और पोरबंदर जाना था, इसलिए मैं उधर गया। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई के सिलसिले में मैंने अपनी पोशाक जिस हद तक गिरमिटिया मजदूरों से मिलती जुलती की जा सकती थी कर ली थी। विलायत में भी घर में भी यही पोशाक पहनता था। हिंदुस्तान आकर मुझे कठियावाड़ी पोशाक पहननी थी। दक्षिण अफ्रीका में मैंने उसे अपने साथ रखा था, तो मुंबई में मैं उसी पोशाक में उतर सका था। इस पोशाक में कुर्ता, अंगरखा, धोती और सफ़ेद साफे का समावेश होता था। ये सब देसी मिल के ही कपड़े के बने हुए थे। बम्बई से कठियावाड़ मुझे तीसरे दर्जे में ही जाना था, उसमें साफा और अंगरखा मुझे झंझट मालूम है, तो मैंने कुर्ता, धोती और 8-10 आने की कश्मीरी टोपी का उपयोग किया। ऐसी पोशाक पहनने वालों की गिनती गरीब आदमी में होती थी। उस समय बीरमगाम अथवा बड़वाड़ में प्लेग के कारण तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच होती थी। मुझे थोड़ा बुखार था। जांच करने वाले अधिकारी ने हाथ देखा तो उसे वह गर्म लगा, इसलिए उसने मुझे राजकोट में डॉक्टर से मिलने का हुक्म दिया और मेरा नाम लिख लिया। मुंबई से किसी ने तार या पत्र भेजा होगा, इसलिए बड़वाड़ स्टेशन पर वहाँ के प्रसिद्ध राजा सेवक दर्जी मोतीलाल मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे बीर मगाम की चुंगी संबंधी जांच पड़ताल की और उसके कारण होने वाली परेशानियों की चर्चा की। मैंने उन्हें थोड़े में ही जवाब दिया, आप जेल जाने को तैयार हैं। मैंने माना था कि बिना विचारे उत्साह में जवाब देने वाले बहुतेरे युवकों की भांति ही मोतीलाल भी होंगे।
पर उन्होंने बहुत दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हम जरूर ले जाएंगे, पर आपको हमें रास्ता दिखाना होगा। कठियावाड़ी के नाते आप पर हमारा पहला अधिकार है। इस समय तो हम आपको रोक नहीं सकते, पर लौटते समय आपको बड़वाड़ उतरना होगा। यहाँ के युवकों का काम और उत्साह देकर आप खुश होंगे। आप अपनी सेना में जब चाहेंगे तब हमें भर्ती कर सकेंगे। मोतीलाल पर मेरी आंख टिक गई। उनके दूसरे साथियों ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, ये भाई दर्जी हैं, अपने धंधे में कुशल हैं, इसलिए रोज़ 1 घंटा काम करके हर महीने लगभग 15 रुपये अपने खर्च के लिए कमा लेते हैं और बाकी का सारा समय सार्वजनिक सेवा में बिताते हैं। ये हम सब पढ़े लिखों का मार्गदर्शन करते हैं और हमें लज्जित करते हैं। बाद में मैं भाई मोतीलाल के संपर्क में काफ़ी आया था और मैंने अनुभव किया कि उनकी उपयुक्त स्तुति में लेस मात्र में अतिशयोक्ति नहीं थी। जब सत्याग्रह आश्रम स्थापित हुआ तो वह हर महीने वहाँ कुछ दिन अपनी हाजिरी दर्ज करा ही जाते थे। बालकों को सीना सिखाते और आश्रम का सिलाई काम भी कर जाते थे। वीर मगाम की बात तो वह मुझे रोज़ सुनाते रहते थे। वहाँ यात्रियों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था वह उनके लिए असहाय थी। इन मोतीलाल को भर जवानी में बीमारी उठा ले गई और बड़वाड़ उनके बिना सूना हो गया। राजकोट पहुंचने पर दूसरे दिन सवेरे मैं उपर्युक्त आज्ञा के अनुसार अस्पताल में हाजिर हुआ। वहां तो मैं अपरिचित नहीं था। डॉक्टर शर्माए और उक्त जांच करने वाले अधिकारी पर गुस्सा होने लगे। मुझे गुस्से का कोई कारण दिखाई ना पड़ा। अधिकारी ने अपने धर्म का पालन ही किया था। वह मुझे पहचानता नहीं था और पहचानता होता तो भी उसने जो हुक्म दिया वह देना उसका धर्म था। पर चूंकि मैं सुपरिचित था इसलिए राजकोट में मैं जांच कराने जाऊं, उसके बदले लोग घर आकर मेरी जांच करने लगे। ऐसे मामलों में तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच करना आवश्यक है। बड़े माने जाने वाले लोग भी तीसरे दर्जे में यात्रा करें तो उन्हें गरीबों पर लागू होने वाले नियमों का स्वेच्छा से पालन करना चाहिए और अधिकारियों को पक्षपात न करना चाहिए। पर मेरा अनुभव यह है कि अधिकारी तीसरे दर्जे के यात्रियों को आदमी समझने के बदले जानवर जैसा समझते हैं। तू के सिवा उनके लिए दूसरा कोई संबोधन ही ना होता। तीसरे दर्जे का यात्री ना तो सामने जवाब दे सकता है और ना बहस कर सकता है। उसे इस तरह व्यवहार करना पड़ता है मानो वह अधिकारी का नौकर हो। अधिकारी उसे मारते पीटते हैं, उसे लूटते हैं, उनकी ट्रेन छुड़वा देते हैं, उसे टिकट देने में हैरान करते हैं। यह सब मैंने स्वयं अनुभव किया है। इस वस्तु स्थिति में सुधार तभी हो सकता है जब कुछ पढ़े लिखे और धनिक लोग गरीबों जैसे बने तीसरे दर्जे में यात्रा करके गरीब यात्रियों को न मिलने वाली एक भी सुविधा का उपयोग न करें और अड़चनों, अशिष्टताओं, अन्यायों तथा विभत्सा को चुपचाप न सहन कर उनका सामना करें और उन्हें दूर कराएं। कठियावाड़ में मैं जहाँ जहाँ भी घूमा वहाँ मैंने वीर मगाम की चुंगी संबंधी जांच की शिकायतें सुनी। अतएव मैंने लॉर्ड विलिंगडन के दिए हुए निमंत्रण का तुरंत उपयोग किया। इस संबंध में जो भी कागज पत्र मिले उन सबको मैं पढ़ गया। मैंने देखा कि शिकायतों में बहुत सच्चाई है। इस विषय में मैंने बम्बई सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। सेक्रेटरी से मिला, लॉर्ड विलिंगडन से भी मिला। उन्होंने सहानुभूति प्रकट की किंतु दिल्ली की ढील की शिकायत की। सेक्रेटरी ने कहा, हमारे ही हाथ की बात होती तो हमने यह चुंगी कभी की उठा दी होती। आप केंद्रीय सरकार के पास जाइए। मैंने केंद्रीय सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया पर पत्रों की पहुंच के अतिरिक्त कोई उत्तर न पा सका। जब मुझे लॉर्ड चेम्सफोर्ड से मिलने का मौका मिला तब अर्थात लगभग 2 बरस के पत्र व्यवहार के बाद मामले की सुनवाई हुई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड से बात करने पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट किया। उन्होंने वीर मगाम की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसी समय टेलीफोन करके वीर मगाम के कागज पत्र मंगवाए और मुझे वचन दिया कि आपके कथन के विरुद्ध अधिकारियों को कोई आपत्ति नहीं हुई तो चुंगी रद्द कर दी जाएगी। इस मुलाकात के बाद कुछ ही दिनों में चुंगी उठ जाने की खबर मैंने अखबारों में पढ़ी। मैंने इस जीत को सत्याग्रह की नींव माना, क्योंकि वीर मगाम के संबंध में बातें करते हुए बम्बई सरकार के सेक्रेटरी ने मुझसे कहा था कि मैंने इस विषय में बगसरा में जो भाषण किया था उसकी नकल उनके पास है। उसमें सत्याग्रह का जो उल्लेख किया गया था उस पर उन्होंने अपनी अप्रसन्नता भी प्रकट की थी। उन्होंने पूछा था, क्या आप इसे धमकी नहीं मानते और इस तरह कोई शक्तिशाली सरकार धमकियों की परवाह करती है? मैंने जवाब दिया, यह धमकी नहीं है, यह लोक शिक्षा है। लोगों को अपने दुख दूर करने के सब वास्तविक उपाय बताना मुझे
जैसों का धर्म है। जो जनता स्वतंत्रता चाहती है उसके पास अपनी रक्षा का अंतिम उपाय होना चाहिए। साधारणतः ऐसे उपाय हिंसात्मक होते हैं, पर सत्याग्रह शुद्ध हिंसक शस्त्र है। उसका उपयोग और आपकी मर्यादा बताना मैं अपना धर्म समझता हूँ। मुझे इस विषय में संदेह नहीं है कि अंग्रेज़ सरकार शक्तिशाली है, पर इस विषय में मुझे भी कोई संदेह नहीं है कि सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है। चतुर सेक्रेटरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम देखेंगे। शांति निकेतन। राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर अपना प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे, जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज में गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। उनकी अनेक भावनाओं में से एक यह भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला। फड़ के मामा बने, हरिहर शर्मा अन्ना कहलाई। दूसरों के भी यथायोग नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंदानंद, स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन अप्पा को आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर यह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वह इस समय शांति निकेतन में रहते थे। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामण शास्त्री भी वहाँ रहते थे। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे और फिनिक्स आश्रम के पास सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रूज तो यहाँ थे ही, पियर्सन थे, जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षितिज मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्वपरिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने यहाँ के शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा रहो। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि से रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज़ फिर भी कैसी भी क्यों ना हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें अच्छी लगी और नया प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी सहमति दी कि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इसमें स्वराज की चाबी मौजूद है। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे। अतियो रोज़ चर्चाएं चलती थी। कुछ लोग थक जाते थे, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे। वह हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गूंजने लगा। इस प्रकार के फेरफार जब एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर वह रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई भी बहुत सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ का एक रसोई घर शुरू हुआ था के भाप के द्वारा पका लिए जाते थे।
बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू हुआ था। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया जा सका था, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास यह है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं है और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए थे। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। सब मेरे पास संवेदना प्रकट करने आए। मंदिर में विशेष सभा की गई। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगन लाल को मैंने साथ लिया, बाकी सब शांति निकेतन में रहे। बर्धमान तक एंड्रूज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? और अगर ऐसा लगता हो तो कब आएगा? इसकी कोई कल्पना आपको है? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न कर अपना विचार ना तो बनाना है ना प्रकट करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। बाद में भी मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तभी मैं कुछ कहूँगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह करने का कोई अवसर आएगा। यहाँ यह कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंद स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। तीसरे दर्जे की विडंबना। बर्धमान पहुंचकर हमें तीसरे दर्जे का टिकट लेना था। उसे लेने में परेशानी हुई। जवाब मिला, तीसरे दर्जे के यात्री को टिकट पहले नहीं दिया जाता, पर टिकट आसानी से मिलने वाला ना था। बलवान यात्री एक के बाद एक घुसते जाते और मुझ जैसों को पीछे हटाते जाते। आखिर टिकट मिला। गाड़ी आई, उसमें जो भी बलवान थे घुस गए। बैठे हुओं और चढ़ाने वालों के बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की शुरू हुई। इसमें हिस्सा लेना मेरे लिए संभव न था। हम तीनों इधर से उधर चक्कर काटते रहे। सब ओर से एक ही जवाब मिलता था, यहाँ जगह नहीं है। मैं गार्ड के पास गया। उसने कहा, जगह मिले तो बैठो, नहीं तो दूसरी ट्रेन में जाना। मैंने नम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मुझे ज़रूरी काम है। यह सुनने के लिए गार्ड के पास समय नहीं था। मैं हारा मंगनलाल से कहा, जहाँ जगह मिले बैठ जाओ। पत्नी को लेकर मैं तीसरे दर्जे के टिकट से 1.5 दर्जे में घुसा। गार्ड ने मुझे उसमें जाते देख लिया था। आसनसोल स्टेशन पर गार्ड ज़्यादा किराए के पैसे लेने आया। मुझे तो किसी भी तरह पूना पहुंचना था। गार्ड से लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने पैसे चुका दिए। उसने ठेठ पूना तक का 1.5 भाड़ा लिया। यह अन्याय मुझे अखर गया। सवेरे मुगलसराय स्टेशन आया। मंगललाल ने तीसरे दर्जे में जगह कर ली थी। मुगलसराय में मैं तीसरे दर्जे में गया। टिकट कलेक्टर को मैंने वस्तु स्थिति की जानकारी दी और उससे इस बात का प्रमाण पत्र मांगा कि मैं तीसरे दर्जे में चला आया हूँ। उसने देने से इनकार किया। मैंने अधिक किराया वापस प्राप्त करने के लिए रेलवे के उच्च अधिकारी को पत्र लिखा। उनकी ओर से इस आशय का उत्तर मिला, प्रमाण पत्र के बिना अतिरिक्त किराया लौटाने का हमारा यहाँ रिवाज नहीं है, पर आपके मामले में हम लौटा दे रहे हैं। बर्धमान से मुगलसराय तक का 1.5 किराया वापस नहीं किया जा सकता। तीसरे दर्जे की यात्रा में अधिकारियों की मनमानी से उत्पन्न होने वाली विडंबना तो रहती ही है, पर तीसरे दर्जे में बैठने वाले कई यात्रियों का उजड्डपन, उनकी गंदगी, उनकी स्वार्थ बुद्धि और उनका अज्ञान भी कुछ कम नहीं होता। थके मादे हम कल्याण जंक्शन पहुँचे। नहाने की तैयारी की। मंगललाल ने और मैंने स्टेशन के नल से पानी लेकर स्नान किया। पत्नी के लिए कुछ तजवीज़ कर रहा था कि इतने में भारत सेवक समाज के भाई कौल ने हमें पहचान लिया। वह भी पूना जा रहे थे। उन्होंने पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नानघर में स्नान कराने के लिए ले जाने की बात कही। इस सौजन्य को स्वीकार करने में मुझे संकोच हुआ। पत्नी को दूसरे दर्जे के स्नानघर का उपयोग करने का अधिकार नहीं था।
इसे मैं जानता था, पर मैंने उसे इस स्नान घर में नहाने देने के अनौचित्य के प्रति आंखें मूंद लीं। सत्य के पुजारी को यह भी शोभा नहीं देता। पत्नी का वहां जाने का कोई आग्रह नहीं था, पर पति की मोह रूपी सुवर्ण पात्र ने सत्य को ढांक लिया। मेरा प्रयत्न पूना पहुंचने पर गोखले की उत्तर क्रिया आदि संपन्न करके हम इस प्रश्न की लग गए कि अब सोसाइटी किस तरह चलाई जाए और मुझे उसमें सम्मिलित होना चाहिए या नहीं। मुझ पर भारी बोझ आ पड़ा। गोखले के जीते जी मेरे लिए सोसाइटी में दाखिल होने का प्रयत्न करना आवश्यक न था। यह स्थिति मुझे पसंद थी। भारतवर्ष के तूफानी समुद्र में कूदते समय मुझे एक कर्णधार की आवश्यकता थी और गोखले के समान कर्णधार की छाया में मैं सुरक्षित था। अब मैंने अनुभव किया कि मुझे सोसाइटी में भर्ती होने के लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए। मुझे यह लगा कि गोखले की आत्मा यही चाहेगी। मैंने बिना संकोच और दृढ़तापूर्वक यह प्रयत्न किया। इस समय सोसाइटी के लगभग सभी सदस्य पूना में उपस्थित थे। मैंने उन्हें मनाना और मेरे विषय में उन्हें जो डर था उसे दूर करना शुरू किया, किंतु मैंने देखा कि सदस्यों में मतभेद था। एक राय मुझे दाखिल करने के पक्ष में थी, दूसरी दृढ़तापूर्वक मेरे प्रवेश का विरोध करती थी। मैंने अपने प्रति दोनों पक्षों के प्रेम को देख सकता था, पर मेरे प्रति प्रेम की अपेक्षा सोसाइटी के प्रति उनकी वफादारी कदाचित अधिक थी। प्रेम से कम तो थी ही नहीं। इस कारण हमारी चर्चा मीठी थी और केवल सिद्धांत का अनुसरण करने वाली थी। विरुद्ध पक्ष वालों को यही लगा कि अनेक विषयों में मेरे उनके विचारों के बीच उत्तर दक्षिण का अंतर था। इससे भी अधिक उन्हें यह लगा कि जिन ध्येयों के ध्यान में रखकर गोखले ने सोसाइटी की रचना की थी, मेरे सोसाइटी में रहने से उन ध्येयों के ही खतरे पड़ जाने की पूरी संभावना थी। संभवतः यह उन्हें असहाय प्रतीत हुआ। लंबी चर्चा के बाद हम एक दूसरे से अलग हुए। सदस्यों ने अंतिम निर्णय की बात दूसरी सभा तक उठा रखी। घर लौटते हुए मैं विचारों के भंवर में पड़ गया। बहुमत से दाखिल होने का प्रसंग आने पर क्या कैसे करना मेरे लिए इष्ट होगा? क्या यह गोखले के प्रति मेरी वफादारी मानी जाएगी? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो तो क्या उस दशा में मैं सोसाइटी की स्थिति को नाजुक बनाने का निमित्त न बनूंगा? मैंने स्पष्ट देखा कि जब तक सोसाइटी के सदस्यों में मुझे दाखिल करने के बारे में मतभेद रहे, तब तक स्वयं मुझी को दाखिल होने का आग्रह छोड़ देना चाहिए और इस प्रकार विरोधी पक्ष नाजुक स्थिति में पड़ने से बचा लेना चाहिए। उसी में सोसाइटी और गोखले के प्रति मेरी वफादारी थी। ज्यों ही मेरी अंतरात्मा में इस निर्णय का उदय हुआ, त्यों ही मैंने श्री शास्त्री को पत्र लिखा कि मेरे प्रवेश के विषय में सभा बुलाएं ही नहीं। विरोध करने वालों को मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया। वह धर्म संकट में से बच गए। उनके और मेरे बीच की स्नेह गांठ अधिक दृढ़ हो गई और सोसाइटी में प्रवेश पाने की अपनी अर्जी को वापस लेकर मैं सोसाइटी का सच्चा सदस्य बना। अनुभव से मैं देखता हूं कि मेरा प्रथा के अनुसार सोसाइटी का सदस्य न बनना ही उचित था और जिन सदस्यों ने मेरे प्रवेश का विरोध किया था उनका विरोध वास्तविक था। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि उनके और मेरे सिद्धांतों के बीच भेद था, किंतु मतभेद को जान चुकने पर भी हमारे बीच आत्मा का अंतर कभी नहीं पड़ा, खटास कभी पैदा नहीं हुई। मतभेद के रहते भी हम परस्पर बंधु और मित्र रहे हैं। सोसाइटी का स्थान मेरे लिए यात्रा का धाम रहा है। लौकिक दृष्टि से मैं भले ही उसका सदस्य नहीं बना, पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं उसका सदस्य रहा ही हूँ। लौकिक संबंध की अपेक्षा आध्यात्मिक संबंध अधिक मूल्यवान है। आध्यात्मिक संबंध से रहित लौकिक संबंध प्राणहीन देह के समान होते हैं। यह वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।